7 मई 2026 कोलकाता, वो शहर जिसने दुनिया को टैगोर दिया, विवेकानंद दिया, नेताजी दिया। आज उस शहर में एक औरत अपनी हार का हिसाब दे रही थी। ममता बनर्जी 15 साल की मुख्यमंत्री दीदी जो कभी नहीं हारती थी, आज हारी थी भवानीपुर से 15,114 वोटों से। और सिर्फ यही नहीं, पूरे बंगाल में बीजेपी ने 206 सीटें जीती थी। 15 साल की टीएमसी सरकार एक झटके में जमीन पर थी। लेकिन जो लोग आज खड़ुश हो रहे हैं उनसे एक सवाल है, क्या सच में बंगाल बदलेगा या यह सिर्फ एक पार्टी की जगह दूसरी पार्टी आना है? क्योंकि बंगाल की असली बीमारी न कम्युनिस्ट थे न ममता है। बंगाल की असली बीमारी कुछ और है और वो बीमारी आज भी जिंदा है। आज हम उस पूरी कहानी को खोलेंगे, 17वीं सदी से 2026 तक, एक एक पन्ना, एक एक सच। और जब यह वीडियो खत्म होगी तब आप समझेंगे कि बंगाल को बचाने के लिए सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, एक पूरी क्रांति चाहिए। यह वीडियो आप बीच में बंद नहीं करेंगे, यह वादा है। पहले जानते हैं वो बंगाल जो था। 17वीं और 18वीं सदी में बंगाल दुनिया का सबसे अमीर इलाका था। जरा सोचिए, फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर ने लिखा था कि 17वीं सदी का बंगाल मिस्र से भी ज्यादा समृद्ध था। एशिया में एक्सपोर्ट होने वाला 80% कच्चा रेशम अकेले बंगाल में बनता था। ढाका की मलमल रोमन रानियां पहनती थी। बंगाल के जहाज निर्माता इतने उन्नत थे कि अंग्रेजों ने उनके डिजाइन्स कॉपी करके अपनी नेवी बनाई। ग्लोबल जीडीपी में अकेले बंगाल का हिस्सा था 12%। सिर्फ व्यापार नहीं, विज्ञान में जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में रेडियो वेव्स ट्रांसमिट किए। मार्कोनी से 2 साल पहले सत्येंद्र नाथ बोस ने आइंस्टीन के साथ काम किया। गॉड्स पार्टिकल हिग्स बोसोन का बोसोन इसी बंगाली वैज्ञानिक के नाम पर है। राजा राममोहन राय ने 1829 में सती प्रथा बंद करवाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह कानून पास करवाया। जब यूपी, बिहार, राजस्थान में यह रिफॉर्म्स 100 साल बाद पहुंचे, बंगाल में 1850 में ही विधवा पुनर्विवाह हो रहे थे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, बंगाल भारत का सबसे इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट था। पूरे भारत के इंडस्ट्रियल आउटपुट का 27% अकेले बंगाल देता था। IIT खड़गपुर, भारत का पहला IIT 1951 में बंगाल में खुला। यह था असली बंगाल। तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल नया देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पहले से हैं वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यह कहानी सिर्फ बंगाल की नहीं, यह पूरे हिंदुस्तान के लिए एक सबकल है। 1967 का साल था। बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन एक भयानक फूड क्राइसिस ने सब हिला दिया। चावल, गेहूं सब महंगे हो गए। जनता सड़कों पर उतर आई, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। पहली बार कांग्रेस बंगाल हारी, और इसी आग में से एक आइडियोलॉजी निकली जो अगले 34 सालों तक बंगाल को जलाती रही, कम्युनिज्म। 1977 में CPIM पूरी मेजोरिटी के साथ सत्ता में आई। ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर बने, और यहीं से बंगाल की तबाही का असली अध्याय शुरू हुआ। CPIM की ट्रेड यूनियन CITU ने पूरे बंगाल में एक ऐसी संस्कृति बना दी जहां हर छोटी छोटी बात पर स्ट्राइक हो जाती थी। फैक्ट्री ओनर्स को घेरा जाता था, फिजिकल वायलेंस होती थी। 1980 में बंगाल में हर साल एवरेज 100 से ज्यादा स्ट्राइक्स होती थी। हिंदुस्तान मोटर्स धीरे धीरे बंद हुई। बाटा ने मैन्युफैक्चरिंग दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर दी। जब पूरा इंडिया IT रेवोल्यूशन की तैयारी कर रहा था, बंगाल में कम्युनिस्ट बैंक्स में कंप्यूटर्स लगाने से मना कर रहे थे। उनका नारा था, कंप्यूटर खाबे ना लोग खाबे, यानी कंप्यूटर आएगा तो जॉब्स जाएंगे। इसलिए बंगाल में कंप्यूटर नहीं आना चाहिए। आपको हैरानी होगी, IT हब बेंगलोर बनने से पहले यह ऑफर बंगाल को मिला था। उस वक्त की कम्युनिस्ट सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया। एक पूरी जनरेशन का भविष्य सिर्फ आइडियोलॉजी के चक्कर में बर्बाद कर दिया गया। और हिंसा 1977 से 2011 के बीच 34 सालों में बंगाल में 28,000 से ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर्स हुए। यह आंकड़ा पंजाब टेररिज्म और कश्मीर मिलिटेंसी से भी ज्यादा है, लेकिन नेशनल मीडिया ने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2011 तक नेशनल GDP में बंगाल का कंट्रीब्यूशन 10.5% से गिरकर 6.5% हो गया। पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से नीचे। इंडस्ट्रीज का श्मशान बन चुका था। 34 साल बाद बंगाली थक चुके थे, टूट चुके थे, बदलाव के लिए बेताब थे। तभी एक महिला चप्पल पहने सादी सफेद साड़ी में सड़क पर उतर आई। उसने कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ने का वादा किया, गरीबों की दीदी बनने का वादा किया, सोनार बांग्ला बनाने का वादा किया। उस महिला का नाम था ममता बनर्जी। 1990 में हाजरा जंक्शन पर जब CPIM के कार्यकर्ता ने उनके सर पर इतनी जोर से लाठी मारी कि वो खून से लथपथ हो गई, तब भी वो नहीं टूटी। जब पुलिस ने उन्हें बाल खींचते हुए जीप में बिठाया और राइटर्स बिल्डिंग के बाहर फेंक दिया, उस वक्त वो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे। तब उन्होंने एक शपथ ली, जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगी इस बिल्डिंग में कदम नहीं रखूंगी। 2006 में सिंगुर में नानो फैक्ट्री के लिए किसानों को जबरदस्ती उजाड़ा गया। ममता उनके साथ खड़ी हो गई, 21 दिन का अनशन किया। नंदीग्राम में जब CPIM की पुलिस ने गोलियां चलाई, 141 लोग मारे गए, ममता मैदान में थी।